हाय बच्चों, जैसा कि 12th क्लास के लिए केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर चल रहा था, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन की बात किए थे और उसमें हम लोग बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन में दो बातें बताया गया था कि रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। उस पर सवाल हम लोग नहीं किए थे, तो एक सवाल से बात करते हैं। सवाल यह है, फॉर द रिएक्शन जो है 4NH2 गैसियस प्लस 5O2 गैसियस, ये जो है फॉर्मेशन कर रहा है 4NO गैसियस का प्लस 6H2O गैसियस। इसमें दे रखा है, गिवन है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ NO विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दे रखा है आपका 3.6 इंटू 10 के पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट में कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। सेकेंड आपको निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ से जो है आगे हम लोगों को करना होगा ये NH3 अमोनिया। चलिए, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें DNODT दिया हुआ है, हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस कहने का मतलब कि कितना डिसअपियर होगा। तो हम लोग अगर इसका सॉल्यूशन करने चले तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग रेट लॉ ही लगा देते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट लॉ क्या कहता है? ये सबसे पहले तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो माइनस का 1/4 DNH3/dt इज इक्वल टू माइनस 1/5 DO2/dt। इसके साथ ये बराबर होगा किसका? 1/4 प्लस साइन में होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, DNO/dt, और बराबर होगा 1/6 DH2O/dt। ये हमारा रेट लॉ से आया है। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से हमने लिख दिया है। अब बात यह आया कि तो किसकी वैल्यू निकालना है हमें। सबसे पहली बात रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, यानी ये वैल्यू हमें निकालना है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये वैल्यू हमें निकालना है। ये दोनों निकालना है। गिवन कौन सा है? गिवन ये वाला है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली अगर कह दें DNH3 यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये माइनस साइन के साथ, इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी कि इधर अगर मैं कहूँ DNO/dt, इधर 1/4 था, ये 4 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा, यानी कि जितना ये जो है अपीयरेंस हुआ है NO, उतना ही जो है डिसअपियरेंस हुआ है अमोनिया। यानी डायरेक्टली अगर बात करें तो ये डिसअपियरेंस किसके? DNO/dt कितना दिया हुआ है सवाल में? ये यानी 3.6 गुना 10 के पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही आंसर होगा। अब दूसरी बात है कि ये जो निकालना है हमें अपीयरेंस का मतलब फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ, वाटर के फॉर्मेशन की जो बात किया है। तो देखिए, ये अगर निकालना है तो इसको इधर भेजना होगा, तो ये जब यही हमें पता है सिर्फ, तो यहाँ से डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करा दूँ अगर, तो 6/4 DNO/dt। 6/4 का मतलब 1.5 इंटू 3.6 गुना 10 के पावर -3
पर लीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.4 गुना 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये इस तरीके के सवाल आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पर मिल सकते हैं। इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ये बातें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये रेट जो है इंस्टेंटेनियस रेट हमें लिखना आना चाहिए, किस तरीके से अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस हो रहा है, ये बात आना जरूरी है। ये बात अगर नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। ये बात अगर आता है तो इस तरीके के सवाल बन जाएगा। अब आगे इसकी बात करते हैं। इसके आगे हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हमें बात अब करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग लगाइए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन आप स्टोइचियोमेट्री यानी मोल कंसेप्ट में पढ़े होंगे। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन आर नोन एज कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन में बहुत सारे टर्म होते हैं। कंसंट्रेशन टर्म जो है मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, बहुत सारे टर्म्स आते हैं। जनरली हम कंसंट्रेशन की बात यहाँ मोलर कंसंट्रेशन की करते हैं। जैसे ही किसी भी रिएक्टेंट का, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है। ये बात नहीं बताया जा रहा है कि ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा कि बैकवर्ड शिफ्ट होगा। यहाँ ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल, और इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम में इस बात को बताता था। ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल ये बात बोलता था कि अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड होगा, ये इसकी बात करता था। लेकिन यहाँ हम रेट की बात कर रहे हैं। वो फॉरवर्ड जा रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन वो किस रेट से फॉरवर्ड या किस रेट से बैकवर्ड जा रहा है, हमें इसकी बात करना है, यानी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की बात करना है। तो अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेज रेट इंक्रीजेज। अगर इनका ये इंक्रीज करेगा तो रेट भी इंक्रीज करेगा। दूसरी बात, कंसंट्रेशन जैसा ही हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर, अगर हम प्रेशर की बात करें तो गैसियस रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो गैसियस रिएक्शन में हमारा प्रेशर होगा। देखिए एज प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम डिक्रीजेज देन कंसंट्रेशन विल इंक्रीजेज। कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, सो रेट इंक्रीजेज। यहां भी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो रेट इंक्रीज करेगा। तीसरी बात है टेम्परेचर। ये बात आप केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़े थे कि टेम्परेचर जो है वो अलग तरीके से ट्रीट होता था कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक है तो हीट बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड शिफ्ट होता था। अगर एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बैकवर्ड शिफ्ट होता था। वो शिफ्टिंग की बात है। लेकिन बात यहाँ ये है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट इंक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ते जाएगा। ये बात नहीं कह रहा है फॉरवर्ड बढ़ेगा कि बैकवर्ड बढ़ेगा, इससे में लेना देना नहीं है। वो रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में होगा लेकिन रेट उसका बढ़ जाएगा, रिएक्शन का दर बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। और किस बात पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ
रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है। अगर हम नेचर की बात करें तो वो सॉलिड लिक्विड गैस किस तरीके का है। तो जनरली अगर हम बात करें तो गैस में सबसे ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगा, उसके बाद लिक्विड और सॉलिड। ये बात आप कह रहे कैसे होगा, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बने होते हैं वो बड़ा वीक होते हैं, उनको तोड़ना बड़ा आसान होता है और जल्दी रिएक्शंस करते हैं, और ये थोड़ा स्लो, ये बहुत देर के बाद रिएक्शंस करना शुरू करते हैं। इसलिए गैसियस पार्टिकल में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा और सॉलिड में सबसे कम रेट होगा। अब जो है और किस बात पर डिपेंड करता है, तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया पर कैसे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा सरफेस होगा, पाउडर बड़ा सरफेस रहेगा तो ज़्यादा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे पाउडर, अगर होमोजीनियस की बात करें, नॉन होमोजीनियस जितने भी हेट्रोजीनियस हमारे होते हैं वो पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, तो पाउडर्ड रिएक्टेंट्स रेट इंक्रीजेज। जैसे ही उसको पाउडर फॉर्म में अगर कर दें और एक ऐसे सॉलिड है और उसको पाउडर बना दें, हम पाउडर बना देंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यानी एज सरफेस एरिया इंक्रीजेज रेट इंक्रीजेज। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट भी बढ़ जाएगा। और किस बात पर डिपेंड करता है, कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है। अब बात है कैटालिस्ट क्या होता है, तो कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन में प्रोडक्ट में ये पार्टिसिपेट नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए यूज किया जाता है कि ये रेट को ही इन्फ्लुएंस करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए कैटालिस्ट का यूज किया जाता है। और सेपरेट बात इसको इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रिएक्शन किस तरीके से डिपेंड करेगा। कैटालिस्ट दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट और निगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट का मतलब, पॉजिटिव कैटालिस्ट इस बात को बताएगा कि उस रिएक्शन को जो है वो और रेट को बढ़ा देगा, और निगेटिव कैटालिस्ट की जो बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो रहा था उसमें निगेटिव कैटालिस्ट डाल देते हैं ताकि धीरे धीरे देखे कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो ये बातें हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इतने सारे फैक्टर्स जो है रेट को अफेक्ट करते हैं। अब आगे इसको बढ़िया से देख लीजिए, ये 6 फैक्टर जो है ये पूरे रेट को अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। अब आगे हमें बात करने की, चलिए ये सब रेट जो आप बता रहे हैं ये, अब रेट लॉ की बात करें ना, किसी भी गिवन रिएक्शन में हमें अगर रेट निकालना हो तो कैसे रेट निकलेगा, वो भी कंसंट्रेशन के टर्म में। वो सब जो क्या था वो सारी बातें थी इंस्टेंटेनियस एवरेज की आप बात कर रहे थे। तो हम लोग बात करते हैं अब रेट लॉ का। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ, रेट लॉ में रेट निकालने के लिए लॉ डिफाइन कराया गया। जैसे एक रिएक्शन से हम समझते हैं, देखिए ए बी है, ये रिएक्शन करके आया, ये रिएक्शन। अब बात ये होता है कि जनरली देखिए बात क्या है, रेट कई बुक में आपको लिखा हुआ देखिए ऐसे मिलता है कि रेट जो होगा ए कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसका पावर, इसी के कॉफिशिएंट का स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट वाला जो है लिखा हुआ मिलेगा। ये है एक्सपेरिमेंटल, नहीं थ्योरेटिकल, और ये सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये एक्टिव मास के कंसेप्ट से आया है, जनरली जो है एक्टिव मास कंसेप्ट से आया है। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो होता क्या है कि ये कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का समथिंग पावर तो होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये एक्स एंड वाई जो है मे और मे नॉट बी, वेयर एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। ये ए एंड बी के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी ये ए और बी के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
अब बात ये आया कि ये जो रेट है इसको हटाने के बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और इसको कहा जाता है रेट कांस्टेंट, इसको कहा जाता है रेट कांस्टेंट। अब बात यह है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम है रेट कांस्टेंट। अब ये बातें हैं, अब इसका डिफिनेशन अगर कोई कहे कि इसका डिफिनेशन कैसे लिखे हम, तो डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं, देखिए सिंपल बात ऐसे लिख लीजिए आप, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन in which reaction rate is given in terms of molar concentration, in terms of molar concentration of reactants, molar concentration of reactants with each term raised by या raised to some power, which may or may not be same as stoichiometry coefficient of the reacting species। reacting species का मतलब reacting species in a balanced equation। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है, बैलेंस्ड इक्वेशन की हम बात करेंगे, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है, इसी बात को लिख दिया गया भाषा में, ये शब्दों में लिख दिया गया, जो मैथमेटिकल ये लिखा हुआ है, ये जो मैथमेटिकल बात लिखा हुआ है इसी बात को ये वर्ड्स में लिख दिए गए हैं कि रेट लॉ जो है हमारा एक्सप्रेशन है इन द टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में इसको लिखा गया है और वो रिएक्टेंट्स के सम पावर को रेज करेगा और वो पावर ए और बी के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारा कहता है रेट लॉ, ये रेट लॉ है। अब ये बात आया कि रेट लॉ क्या ये जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट है या एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, तो नोट करके आप एक बात को लिखिए, ये इसको इरेज करते हैं, उसके बाद जो है बातें लिखते हैं, इतना इरेज करते हैं कम से कम, और एक बात नोट करके लिखिए, नोट करके ये बात लिखना है हमें कि जो भी हमारा रेट लॉ होता है, रेट लॉ is rate law can't be deduced from the equation for a given reaction, it can be found by experiments only। ये जो है x पावर और y पावर होगा, ये देख करके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम नहीं पता लगा सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली बातें को बताया जाएगा। और दूसरी बात क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
जो हमारा सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। सबसे स्लोएस्ट स्टेप्स आर नोन एज रेट डिटरमिन स्टेप। ये जो है रेट डिटर्मिनेशन में ये जो बातें बोल दिया जाता है ना कि जितना अगर लिखा हुआ मिल रहा है तो कंसंट्रेशन के पावर ये लगा दो, ये हमेशा सही नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंटल बात है और कभी कभी एक्सपेरिमेंटल से डाटा दिए हुए रहेंगे तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना होगा और वो पुट करना होगा। अब बात यह आया कि चलिए ये तो हमें पता चल गया कि रेट जो है रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन का पावर जो है एक्स और वाई में होगा, तो ये तो रेट कांस्टेंट कहलाया। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अगर रेट लॉ जो एक्सपेरिमेंटली दिया गया है, जैसे ये रेट लॉ है और ये बाय एक्सपेरिमेंट है, बाय एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया गया है, तो आपको अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फॉर गिवन रेट इक्वेशन बाय एक्सपेरिमेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये एक्स और ये वाई को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे रेट जो है यही रेट है और इसी में एक्स और वाई जो भी रिएक्टेंट्स के पावर थे इनको जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा रेट का ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बात यह आया कि ये ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। अब एक्सपेरिमेंट है, ये कभी फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो है नोट में लिखिए आप, नोट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो इंटीजर, में भी जीरो इंटीजर, फ्रैक्शनल, निगेटिव, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इसके आगे जो है हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। ये रेट लॉ की बात हुआ कि रेट लॉ जो है सिंपली नहीं दिया जाता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा के माध्यम से आता है। तो अगली क्लास में हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे किसी का जीरो ऑर्डर भी होता है, फ्रैक्शनल, ये बातें डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट के बाद वो रेट लॉ कैसे आया है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास।